नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों मैं आज आपको लेके चलता हूं मध्य प्रदेश। शेखर जी की ये कहानी है। शेखर प्रसाद जी ने ये कहानी भेजी है। साल 2004 की ये घटना है जो उन्होंने बताया है। शेखर जी छोटा ट्रक चलाने का काम करते थे और अपना एक ठिकाना बना हुआ था एक फैक्ट्री में। गोदाम से फैक्ट्री, फैक्ट्री से गोदाम, अपना काम करते रहते थे। समय का कोई वो नहीं था, टाइम फिक्स नहीं था। बस वो माल ख़त्म होना चाहिए और इसके बाद अपना घर लौट आते थे। जनवरी का महीना था। जनवरी का महीना में अब रात को ठंड तो ज़रूर हो जाती है, दिन में भी वैसे ठंड काफ़ी लगती है। तो अपने गर्म कपड़ा जो भी था पहन वहन करके अपना काम करते थे। ट्रक था तो शीशा उसा बंद करके आराम से अपना सफ़र पूरा करते थे। जब अपने गोदाम पर माल खाली करके निकलते हैं ना, तो रोज़ाना की तरह 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। ऐसा तो रोज़ होता था, कोई उनकी ये बात नई नहीं थी कि आज वो लेट हो चुके थे। अब अपना घर जाना चाहते हैं। जहाँ से गोदाम था वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर के दूरी पर उनका गांव था। रोज़ जाते थे, आज भी चल पड़े। अभी शादी ब्याह उनका हुआ नहीं था और उम्र लगभग 25 के आसपास हो चुकी थी। वो तो उसी रोड पर, जिस रोड पर जाया करते थे, उनका आने जाने का वही एक रोड था, उसी रोड पर चल पड़ते हैं। जब अपने गांव के करीब पहुंचते हैं, करीब तो नहीं बोल सकते, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास जब उनकी गांव की दूरी रह जाती है, तो थोड़ा सा रोड ख़राब था। वहाँ पर गड्ढे वड्ढे थे, रोड टूटा हुआ था। स्पीड वहाँ पर अब कम करना पड़ता था। स्पीड उनको मालूम था कि आगे रास्ता ख़राब है थोड़ी दूर, तो अपना स्पीड कम कर लेते हैं। रोड बिल्कुल खाली पड़ा था। अब सर्दियों का टाइम था। आना जाना तो लगभग ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शांत माहौल हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि बस शेखर का ट्रक अब उस रोड पर जा रहा है और वो भी जल्दी अपना घर पहुंचना चाहते थे। भूख लगी हुई थी और नींद भी लग रही थी, दोनों चीज़ था। जब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर रोड उखड़ खाबड़ या टूटा हुआ था, स्पीड कम कर लेते हैं। जैसे ही कम करते हैं ना, तो देखते हैं कि सामने में रोड पर एक बकरी का बच्चा बिल्कुल छोटा सा बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वो तो देख लिए थे, ब्रेक लगा दिए, लेकिन ये बकरी का बच्चा आया कहाँ से? यहाँ तो जिस जगह पर वो जगह थी जहाँ वो ट्रक रोक दिए थे, उस आसपास की जगह पर कोई बस्ती, कोई गांव नहीं था, दूर दूर गांव था। उनको लगा कि ये बच्चा भटक गया है। अब क्या करें? ट्रक रोक देते हैं, आसपास में देखने लगते हैं कि इसका कोई ना कोई मालिक होना चाहिए, बकरी भी साथ में होना चाहिए, छोटा बच्चा है। लेकिन जब वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है, अतः वो आवाज़ देने लगते हैं। बकरी के पास, बच्चे के पास नहीं जाते, अपने ट्रक से उतरते भी नहीं हैं। आवाज़ देने लगते हैं, अरे भाई किसका बच्चा है? बकरी का बच्चा किसका है? भाई आके हटा लो, हटा लो। उनको लगता है कि छोटा सा बच्चा ऐसे रोड पर तो आएगा नहीं, कोई ना कोई साथ इसमें ज़रूर होगा, उछल कूद करके आ गया होगा, किसी का होगा, जो भी अनुमान था। लेकिन शुक्र था कि वो ट्रक से उतरे नहीं, ट्रक के अंदर ही बैठे थे। अब अपनी आंखें इधर उधर घूम जाती है आवाज़ देने के लिए, आखिर किसका है इस रोड पर अकेले पड़ा हुआ बच्चा? वो भी बीच सड़क पर आके खड़ा हो गया। कुछ देर के लिए आंखें इधर उधर हो जाती है और अगले पल जब देखते हैं कि वो बकरी का बच्चा वहाँ पर है ही नहीं। दूर दूर तक निगाहें मारते हैं हेडलाइट की रोशनी में, वो बकरी का बच्चा कहीं नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में जैसे ही अपना ट्रक फिर से स्टार्ट करने लगते हैं, एक औरत, उम्र लगभग 30-35 साल के आसपास की, वही बकरी का बच्चा को वो अपने हाथ में लेकर के उनके ट्रक के पास में आ जाती है। अब वो उनका अनुमान सही निकला था, ये बकरी का बच्चा अकेले इतनी रात को, और वो भी अकेले भटकेगा नहीं, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, आखिरकार इसकी मालकिन ये है, समझ गए थे। और तब उसे कहते हैं, भाई बकरी का छोटा सा बच्चा है और इसको आप संभाल कर रखिए। और तब वो औरत कहती है कि आप मुझे छोड़ दोगे आगे तक?
मुझे आगे तक छोड़ दोगे? शेखर जी उस औरत को देखते हैं, भाई करें क्या, क्या इसको बिठा ले अपने ट्रक पर? औरत जात थी, थोड़ा सुखचार रहे थे और थोड़ा शर्मिला व्यवहार के भी थे। हिम्मत तो नहीं कर रहा था कि मैं किसी औरत को इतनी रात को अपने ट्रक में बिठाऊं। मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको बिठा नहीं सकता, मैं आपको बिठा नहीं सकूंगा, आपके पास बकरी का बच्चा है, मैं आपको इसी वजह से नहीं बिठाऊंगा। बहाना करके अपना ट्रक को गति दे देते हैं, बढ़ा देते हैं। और अगले पल जब वो मुड़ के देखते हैं खिड़की से कि औरत अभी वही है या फिर हमारे ट्रक के पीछे पीछे आ रही है, देख करके हैरान हो जाते हैं। ना तो बकरी का बच्चा होता है और ना वो औरत होती है, दोनों को दोनों गायब हो जाते हैं। दिमाग सन सा हो जाता है। भूत प्रेत के बारे में तो बहुत बातें उन्होंने सुन रखी थी, विश्वास भी करते थे भूत प्रेत को, लेकिन कभी आज तक भूत प्रेत से उनका पाला नहीं पड़ा था। जब ये घटना उनके साथ में होती है ना, तो दिमाग सन हो जाता है। समझ में नहीं आता कि आखिर ये दोनों के दोनों कहाँ गायब हो गए। डर जाते हैं, अपने ट्रक का स्पीड बढ़ाने लगते हैं, तेज़ पर तेज़, किस जगह से मैं जल्द से जल्द निकल जाऊं। ऐसा उनको लगने लगता है कि और जो औरत है और वो बकरी के बच्चा है, ये दोनों के दोनों भूत प्रेत ही हैं। अपना दिमाग में अब ये बिठा लेते हैं। हाँ, तभी तो ये गायब हो गए, नहीं तो हमें दिखाई पड़ते। और जाहिर सी बात है, इतना जल्दी सड़क से कोई कैसे गायब हो सकता है। उनको समझ में आ चुकी थी, डर चुके थे। अपने ट्रक का स्पीड जोर पर जोर बढ़ाते जा रहे हैं और खिड़की से मुड़ मुड़ करके देख रहे थे, कहीं वो हमारे ट्रक के पीछे तो नहीं भाग रही है, कहीं आ तो नहीं रही है। लेकिन जब एक आवाज़ उनके कानों में पड़ता है, वो भी ट्रक के अंदर से, तो उनका हौसला एकदम टूट जाता है। जैसे ही पलट के देखते हैं ट्रक स्पीड में भाग रही है कि आवाज़ किसने दिया। वो आवाज़ आ रही थी, तुम बाहर क्या देख रहे हो, मैं तो अंदर बैठी हुई हूँ। ये आवाज़ जब कानों में पड़ता है ना, आप जो शेखर जी, उनका तो होश उड़ चुका था। पलट के देखते हैं अपने बगल के सीट पर वही औरत बैठी है। अब उसके पास में कोई बकरी का बच्चा नहीं है और चेहरा इतना भयानक हो चुका था कि बस सारा शरीर शेखर जी के कांप उठता है। उनको लगता है कि आज तो मैं गया काम से, ये जो मैंने सोचा था ये वही निकली। कोई प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई भूतनी है। अब मैं क्या करूं? हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगता है। और औरत उनको देख करके मुस्कुरा रही है, भयानक चेहरा और ऊपर से बड़ी बड़ी आंखें। और उसका मुस्कुराना देख करके शेखर जी की और जान निकल चुकी थी। उनको लगा कि मैं तो आज बच ही नहीं पाऊंगा। ट्रक गति से भाग रहा है, वो चाहते हैं कि मैं और तेज ट्रक को दौड़ाऊं, लेकिन उनका शरीर, उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। जिस स्पीड से वो एक्सीलेटर दबा रखे थे, ना वो उसको तेज़ कर रहे हैं, ना कम कर रहे हैं, ना ब्रेक लगा रहे हैं। कंट्रोल जैसे लग रहा था कि उनके हाथ से छूटता जा रहा है। पसीने में नहा लेते हैं, सर्दी के टाइम में पसीने से नहा लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। अब तो जो भूतनी है हमारे ट्रक के अंदर में आ चुकी है, अब मैं क्या करूँ, हे ईश्वर मैं क्या करूँ। चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं। अब फिर जैसे होश आता है कि ऐसे वक्त में ट्रक को रोक दूं और मैं कूद के भाग जाऊं, तब मेरी जान बच सकती है। ब्रेक दबाना चाहते हैं, लेकिन पैर काम करता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी ट्रक कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। लेकिन अगले पल जब वो रोड के साइड में देखते हैं, रोड को सामने देखते हैं, तब एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा नज़र आता है। बूढ़ा व्यक्ति जैसे हाथ का इशारा दे रहा था कि ट्रक रोको, मुझे भी साथ में ले लो, मुझे भी आगे चलना है। वो भी लिफ्ट मांग रहा था। बूढ़े व्यक्ति का सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, हाथ में एक छोटा सा डंडा लिए हुए, छड़ी लिए हुए, और वो इशारा कर रहा था कि रोको रोको रोको। लेकिन ये जो डायन या चुड़ैल उनके ट्रक के अंदर में बैठी थी, जैसे बूढ़े को देख लेती है ना, अब उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है, एक नौजवान महिला की तरह हो जाती है। अब फिर शेखर साहब के आंखों में झांकने लगती है। एक पल में सारा बदलाव हो जाता है। शेखर जो डरे हुए थे, उनको लगता है कि डरने वाली क्या बात है, ये कहाँ से भूतनी लग रही है। दिमाग में ऐसा वो ख्याल भर देती है कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं तो एक महिला हूँ। वो महिला दिमाग में
ऐसा चक्कर चलाती है शेखर जी को, उनका डर निकल जाता है। और वो फिर चिल्ला के कहती है कि देखो ये आगे जो बूढ़ा आदमी है ना, ट्रक मत रोकना, ट्रक मत रोकना। ये बूढ़ा देख रहा है जो इंसान की तरह, ये इंसान नहीं है, ये बहुत ही बड़ा शैतान है। अगर तुमने ट्रक रोक दिया तो समझ लो तुम भी नहीं बचोगे और मैं भी नहीं बचूंगी। दिमाग में तो सेटल कर दिया था, दिमाग को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया था शेखर जी का। उनको लगने लगा कि सही बोल रही है, ये भूत प्रेत तो है नहीं, मैं खामखा डरा था, मैंने ऐसा क्या देख लिया, लगता है कि मेरा डर ऐसा कुछ दिखा रहा था। बार बार उसको पलट के देखते वो लड़की औरत उनको मुस्कुरा करके बोलती है ट्रक मत रोकना, ट्रक मत रोकना। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी के पास ट्रक पहुंचता है, पहले स्लो 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 और आखिरकार उसकी इंजन बंद हो जाती है। जैसे ही इंजन बंद होता है ना, वो जो औरत ट्रक के अंदर बैठी थी बिल्कुल ना खिड़की खोलती है ना दरवाज़ा खोलती है, एक का एक उनके केबिन से गायब हो जाती है। शेखर जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो यहीं बैठी थी और उनका दिमाग को जो कंट्रोल कर रखी थी वो सारा कंट्रोल अब वापस हो जाता है। शेखर जी को होश आ जाता है। एक पल में सब समझ जाते हैं कि मेरे साथ तो बहुत धोखा हो रहा था, मैं तो अब इसको एक सुंदर लड़की औरत समझ लिया था, ये तो एक वो भूतनी थी, एक चुड़ैल थी, न जाने क्या क्या थी। अब बूढ़ा आदमी जो था खिड़की के पास में आ जाता है, कहता है बेटा गेट खोलो, मुझे आगे तक जाना है, मुझे आगे तक जाना है, गेट खोलो। डर तो शेखर को बहुत लग रहा था। उस औरत ने अब उनको दिमाग में समझा दिया था कि देखो वो जो बूढ़ा इंसान हाथ दे रहा है, ट्रक रोकने का इशारा कर रहा है, उसको तुम बिठाना मत, वहाँ पर ट्रक मत रोकना। वो इंसान जैसा दिख रहा है लेकिन इंसान है नहीं, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली अब जादूगर है, शैतान है, ना जाने उनके दिमाग में ऐसा ख्याल भर दिया था। अभी भी वो ख्याल उनके दिमाग में था और डर रहे थे। ट्रक का इंजन बंद हो गया था, स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रक स्टार्ट नहीं हो पा रहा। आज तब तक बूढ़ा अपने डंडा से, छड़ी से दरवाज़ा को ठोकने लगा, अरे बेटा दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल देते हैं। बूढ़ा आकर के ट्रक में बैठ जाता है, कहता है बेटा अब ट्रक चला लो, ट्रक चला लो। शेखर जी उस बूढ़े को देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। शरीर के अंदर में डर बैठा हुआ है, कहीं ये भी उस औरत की तरह निकला तो मेरा तो खेल ख़त्म हो जाएगा। बूढ़ा भी शैतान अब लग रहा था जैसे वो उस औरत ने बताई थी, तो देख करके अब उसको परखने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बूढ़ा की तरफ देख रहे थे। अब बूढ़ा जब ऐसे हरकत देखता है ड्राइवर साहब को, तब वो कहता है बेटा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो। अब कुछ जवाब नहीं दे पाते। बूढ़ा कहता है कि मैं समझ गया, मैं समझ गया। शेखर के पास में कोई जवाब नहीं था। तब कहते हैं चलो यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकल लो, अपना ट्रक को आगे बढ़ाओ, चालू तो करो। जो ट्रक कई बार स्टार्ट कर चुके थे, स्टार्ट नहीं हो रहा था, और आखिरकार जब बूढ़ा कहता है कि आप ट्रक स्टार्ट करो तो ट्रक स्टार्ट हो जाता है। ना चाहते हुए भी डर तो लग रहा था कि मैं कोई दूसरा अब चक्कर में फंसने वाला हूँ, एक चक्कर तो निकल चुका है, लेकिन ये भी कहीं शैतान होगा तब मेरा क्या होगा। खौफ में भर गए थे, पूरा दहशत के मारे पसीने से सर्दी के टाइम में फिर नहा लिए थे। तब बूढ़ा कहता है बेटा डरो मत, डरो मत। अगर मैं सही समय पर यहाँ पर खड़ा नहीं होता तो शायद तुम्हारा ट्रक किसी पेड़ से टकरा गया होता, कहीं चट्टान से टकरा करके तुम भी मर जाते, तुम्हारा ट्रक का भी नाश हो जाता। मैं तो समय पर यहाँ पर आ गया था, मैंने सब कुछ महसूस कर लिया। मेरी वजह से वो शैतानी औरत समझ लो तुम्हारा जान को बकस दिया है। अगर मैं थोड़ा देर करता ना तो शायद तुम जिंदा भी नहीं बचते, तुम्हारा ट्रक कहीं पर पलटी मारा होता, किसी पेड़ से टकरा करके तुम भी ख़त्म, तुम्हारा ट्रक भी ख़त्म हो जाता। जब ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है एकदम झुरझुरी आ जाता है शेखर के पूरा बदन में। कहीं ये मुझसे झूठ मूठ तो बातें नहीं कर रहा, मुझे डराने का कोशिश तो नहीं कर रहा। अभी भी उस बूढ़े पर नज़र गड़ाए हुए थे और ट्रक भी चला रहे थे और विश्वास बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। बूढ़ा बार बार कह रहा था कि आगे देखो ड्राइवर साहब, आगे देखो, मुझे क्या देख रहे हो।
ये जो बातें मैं तुमको बताया बिल्कुल सच्ची बात है। तुम ट्रक चलाओ, ट्रक चलाओ। आप ना चाहते हुए भी डरे हुए थे, ट्रक चलाना उनका मजबूरी हो गया था और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द ये बूढ़ा हमारे ट्रक से नीचे उतर जाए, ट्रक से नीचे उतर जाए। ट्रक चलाते चलाते आखिरकार वो उस इलाके को पार कर लेते हैं। तब बूढ़ा कहता है, बेटा बस ट्रक रोक दो, मेरा सफ़र यहीं तक का था। और हाँ, मैं तुमसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। शेखर अभी भी उस बूढ़ा बाबा से डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि अब ट्रक तो रुकवा दिया है, कहीं मेरा काम तमाम न करते। सतर्क थे, बार बार बूढ़े की तरफ देख रहे थे। अब बूढ़ा मुस्कुरा के कहता है, बेटा लग रहा है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है। जो मैंने आपको बात बताया आप उस पर यकीन नहीं कर रहे हो, कहीं मुझे ही भूत प्रेत तो नहीं समझ रहे हो। बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है। अब जो शेखर साहब थे, ड्राइवर साहब थे, सर हिलाने लगते हैं कि हाँ बाबा जी, अब बोलने भी लगते हैं। उस औरत ने मुझे ऐसा ही बताया था कि आप कोई शैतानी आत्मा हो, आप मनुष्य तो हो नहीं, इसलिए मैं बाबा जी मैं बहुत डर गया था। बूढ़ा बाबा फिर शेखर को बताता है कि देखो खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन कम हो चुका है, लेकिन मेरा ये सीमा रेखा है, मैं इससे आगे जा नहीं पाऊँगा। अब तुम्हें सावधानी से जाना पड़ेगा। आज नहीं जानते हो कि कौन सी रात है। शेखर साहब को इतना मालूम नहीं होता था, उनको लिए तो हर रात एक ही जैसी होती थी। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा आज है ना पूर्णमासी की रात है। आज जो आत्माएं होती हैं वो ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है। अभी तुम्हारे पास से खतरा टला नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी आपको अब आगे तक लेके जाना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको पूरी तरह से सुरक्षा दूं, लेकिन ये मेरा हद आ गया है, इस हद से आगे मैं जा नहीं सकूंगा। बेटा अपना सुरक्षा का ध्यान देना, आगे कोई भी तुम्हें कहे कि ट्रक रोक दो, बिल्कुल मत रोकना। चाहे कितनी कठिनाई में क्यों ना पड़ा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो, अगर तुमने ट्रक रोक दिया समझ लो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। आज तुम्हारे लिए ये यात्रा शुभ नहीं है। बूढ़ा बाबा सारी बात बता देता है। आज शेखर अब वो बूढ़े बाबा को देखते हैं। अब बूढ़ा कहता है कि निकल जाओ बेटा, निकल जाओ आगे, लेकिन जैसा मैं बताया ना वैसे ही करना। ट्रक को बिल्कुल ना धीमे करना और न रोकने की कोशिश करना। आप चले जाओगे ना, चले जाओगे ना, जाओ निकलो। एकदम शेखर शौक हो गए थे, डर गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज रात में ऐसा क्या हो रहा है। आज ये कौन सी नई रात है। हमारे लिए तो हर रात एक जैसी होती है, इसमें अलग क्या है भाई। आज ये मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे ये भी बूढ़ा ही भूत था, वो औरत जो बैठी थी वो भी भूत थी, वो बकरी का बच्चा भी भूत था। आज मेरे साथ में क्या हो रहा है। लेकिन जब पलट के कोई सवाल पूछना चाहते हैं बूढ़े बाबा के साइड में, तब देख करके और उनका होश उड़ जाता है। बूढ़ा बाबा बिल्कुल गायब हो चुका था, वो भी नहीं थे, वो भी चले गए थे। शरीर में फिर से पसीना आने लगता है, डर जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगता है। और उस बूढ़े बाबा की कही हुई बात याद आती है, बेटा अभी संकट टला नहीं है, संकट अभी बरकरार है, हल्का कम जरूर हो चुका है, लेकिन इतना भी नहीं। तुम निकल जाओ यहाँ से, ट्रक मत रोकना, ट्रक की रफ्तार धीमी मत करना। अगर कोई रुकवाना चाहे तो बिल्कुल भी ट्रक को अपना गति भी मत करना, निकल जाओ, निकल जाओ। बूढ़े बाबा की आवाज़ कानों में जैसे गूंज रही थी और जैसे कह रहे बूढ़ा बाबा यहाँ पर रुको मत बेटा, चलते जाओ, चलते जाओ। ट्रक अपना चला देते हैं। अब कुछ ही देर जब आगे बैठते हैं, करीब 100, 200, 500 मीटर के आसपास में, तब एक बूढ़ी औरत फिर अब उनको आवाज़ देने लगती है, हाथ देने लगती है, रुको बेटा, मुझे भी बिठा लो, मुझे भी बिठा लो। जैसे उस बूढ़ी औरत को देखते हैं और उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई देता है, वो एकदम और डर जाते हैं। कहते हैं मन ही मन कि ना अब तो मैं ट्रक रुकूंगा नहीं, 2 बार तो मैं भुगत चुका हूँ, मैं तीसरी बार नहीं। और इसके बाद वो ट्रक को बिल्कुल धीमा भी नहीं करते। कोई गड्ढा भी आता है तो उस गड्ढे से उछाल देते हैं और आखिरकार अपने मंजिल यानी अपने घर के पास जब उनके परिवार के लोग उनका डरा हुआ चेहरा देखते हैं, चेहरा अलग ही चमक रहा था, डरे हुए दिखाई दे रहे थे और एक तरह से परेशान भी नज़र आ रहे थे। घर वाले पूछते हैं कि शेखर बात क्या है बेटा, किसी से कोई झगड़ा झंझट कुछ हुआ है क्या रास्ते में। तब शेखर
बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिल रहा था। डरे हुए थे, डरी हुई हालात में घर पहुंच जाते हैं सही सलामत। परिवार के लोग बहुत तरह से सवाल पूछते हैं कि बेटा जब तक आप बोलोगे नहीं हम कैसे समझ पाएंगे, क्या किसी से झगड़ा, कोई ऐसा बात हुआ है तो भी बताओ। लेकिन शेखर बताना चाहते हैं कि ऐसा मेरे साथ में रास्ते में हुआ है, अब मैं कैसे घर पहुंचा हूं मैं ही जानता हूं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। अचानक बेहोश होकर के और घर के अंदर में गिर जाते हैं। घर वाले बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है आखिर शेखर को हुआ तो क्या हुआ। अब वो उस घर में अब जो भी था एकदम देख करके हैरान हो गया था, परेशान हो गया था कि आखिर शेखर को क्या हो गया, बेहोश क्यों हुआ। पानी के छींटे मार करके उनको उठाने का प्रयत्न किया जाता है और कुछ देर के बाद वो उठ भी जाते हैं, आंखें खोल देते हैं, लेकिन किसी को पहचानते नहीं हैं। सबकी तरह घूर घूर कर देखते हैं जैसे पहचानने का कोशिश कर रहे हो। अब जो लोग उनके परिवार के थे ये रवैया देख करके और हैरान हो गए। शेखर से पूछते हैं बेटा हुआ क्या है, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हारे साथ में हुआ है, कुछ बोलो तो, कुछ बताओ तो सही, कोई परेशानी है, तबीयत खराब है, कुछ बात कुछ बिगड़ी है, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ बेटा, कुछ तो बताओ। तब शेखर बोलना शुरू करते हैं, लेकिन आवाज़ शेखर की थी जैसे शब्द कोई और उनके मुंह से बोल रहा था। कह रहा था कि देखो इस लड़के को मैं सुरक्षित इस जगह पर लेके आ गया हूँ, मेरा इलाका नहीं था। तब मुझे शेखर के अंदर प्रवेश करना पड़ा था। मैं चाहता था कि मैं शेखर को उसके घर तक, उसके मंजिल तक पहुँचा दूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था इसके पीछे अब कुछ ऐसा भूत प्रेत लगे हुए थे, शायद इसको मारना ही चाहते थे, लेकिन मैं अपने सीमा रेखा से दूर नहीं जा सकता था। तब मुझे कुछ नहीं सूझा कि मुझे करना क्या चाहिए, शेखर का मैं जीवन कैसे बचा सकता हूँ। तब मुझे शेखर के अंदर प्रवेश करना पड़ा था। सारे घर के लोग हैरान रह गए, आखिर शरीर शेखर का है, आवाज़ शेखर की है, लेकिन शब्द शेखर का नहीं है। ये कौन, कैसे हो सकता है। तब कहते हैं तुम हो कौन। जो घर में पुराने लोग थे समझ गए कि ऊपरी हवा का चक्कर है, कोई ऐसा हवा अब इनके शरीर में प्रवेश कर गई है। तब कहते हैं कि आप कौन हैं, आपने शेखर का क्यों जान बचाई, आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। अब लोग बाग पूछने लगते हैं, परखने लगते हैं कि जो शब्द शेखर के मुंह से निकल रहे हैं क्या हुआ है, क्या कहानी बना है। तब वही जो अंदर था शेखर के अंदर में वो बताना शुरू करता है कि देखो इसके पीछे कई भूत लगे हुए थे, शेखर का जीवन संकट में पड़ा हुआ था और मैं चाहता था कि कैसे भी करके शेखर का जीवन को बचाया जाए। तब मैं ये काम करने पर उतारू हुआ था। हालांकि मुझे बहुत कष्ट हुआ, शरीर में प्रवेश करने पर मुझे बहुत कठिनाई हुई। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा काम करूं, लेकिन मजबूरी में मुझे ऐसा काम करना पड़ा। अब शेखर घर पर पहुंच गया है और मैं भी अपने स्थान पर जा रहा हूं। मुझे बस पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है, अब मुझे पानी पिला दो, इसके बाद मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा। लोग बाग घर के शौक में पड़ गए थे, एकदम घबरा गए थे। कई लोग तो दहशत में हो गए थे, परिवार के लोग, और छोटे बच्चे तो जैसे रोने लगे थे। आखिर शेखर भैया के साथ में क्या हुआ, शेखर भैया के साथ में क्या हुआ। हैरानी वाली बात थी, उस घर में ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं था। लोग बाग हैरान होना बिल्कुल उचित था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात माननी चाहिए, इसको पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए। तब जो समझदार लोग थे, पड़ोस में एक बाबा जी थे, उनको बुला के ले आते हैं। आधी रात को बाबा जी आते हैं और फिर वो सवाल पूछना शेखर से शुरू कर देते हैं। आप कौन हैं महाशय, आप शेखर के शरीर में कैसे प्रवेश किए और आप शेखर के जान क्यों बचाए, आप मुझे सब अपनी कहानी बताइए। तब मैं आपको पानी पिलाऊंगा और जो भी आप मांगोगे हम आपको देंगे। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि आपने शेखर के साथ में क्या रिश्ता है, शेखर के जान क्यों बचाए आपने। तब बूढ़ा इंसान कहता है मुझे पानी तो पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो और फिर मैं सब कुछ बता दूँगा। पानी दिया जाता है, वही शख्स जो लेके आए थे वही अपने हाथ से पानी देते हैं और शेखर
एक झटके से पूरा पानी को पी जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी पी कर उनकी आत्मा को बहुत ही शांति मिली है। और तब वो कहते हैं, बताना शुरू करते हैं कि देखो, मैं जिस जगह पर शेखर ट्रक को रोका था, जहाँ पर वो बकरी का बच्चा दिखाई दिया था, और वो औरत ट्रक के अंदर बैठ गई थी शेखर के साथ में। अब मैं देख रहा था, मैं समझ गया था आज शेखर का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। मैं बचाना चाहता था और आखिरकार मैंने ट्रक को अपनी शक्ति से रोक लिया था। ट्रक को इंजन को बंद कर दिया था और तब वो दुष्ट आत्मा भाग गई थी। लेकिन वो भागी नहीं थी, वो शेखर का पीछा कर रही थी। मैं अब जान गया था कि शेखर का जान खतरे में है और बचाना मेरा कर्तव्य है। और तब मैं उस ट्रक में सवार हो जाता हूँ और शेखर को अपने हद तक लेके आता हूँ। अब जहाँ मेरी हद है उससे आगे मैं जा नहीं सकता था। मुझे लगा कि कैसे मैं शेखर का मदद करूँ, कौन सा तरीका अपनाऊँ। मुझे कोई भी तरीका सूझ नहीं रहा था। अब मैं देख रहा था वही दुष्ट आत्मा अभी भी मंडरा रही थी, जैसे मौके की तलाश कर रही थी। और तब मुझे लगा कि ये काम जो करूँगा कष्ट तो मुझे होगा, लेकिन मैं एक इंसानी जान को बचा पाऊँगा। आखिरकार मैं फैसला करता हूँ। अब मैं शेखर के अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। अब मैं शेखर के अंदर में आ गया था ना, और तब वो दुष्ट आत्मा का कोई भी बार शेखर पर नहीं चला था। सही सलामत मैं घर पर लेके आ जाता हूँ। बस इतनी सी कहानी है। वो बाबा जी कहते हैं कि आप कौन हैं वहाँ से, आप कोई पुण्य आत्मा हैं कि आप भी दुष्ट आत्मा हैं। और तब कहते हैं, भाई आप मुझे अब पुण्य आत्मा समझ लो या दुष्ट आत्मा समझ लो, मैं लोगों का हमेशा सेवा करता रहता हूँ। जो भटके होते हैं मैं उनको रास्ता दिखाता रहता हूँ, जो खतरे में होते हैं मैं उनको खतरे से आगाह करता रहता हूँ, उनको खतरे से निकालने का काम करता हूँ। कई बार सफल भी हो जाता हूँ और कई बार नहीं भी होता हूँ। बस मैं ऐसा ही हूँ। जो बाबा थे पड़ोस वाले और भी सवाल पूछ रहे थे कि बाबा जी आपका परिचय कहाँ है, परिचय क्या है, कौन सा गांव के रहने वाले हो और कैसे आप आत्मा बन गए। बाबा जी जो शेखर के अंदर में थे वो फिर बोलने लगे कि देखो, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, मुझे इतना याद है कि मैं मर चुका हूँ, अब मेरी आत्मा इसी रोड पर भटक रही है। लेकिन मैं ऐसा कोई बुरा काम करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में था, मुझे तो ध्यान नहीं, लेकिन मैं इतना जानता था कि लोगों का सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उनको रास्ता दिखाना, भटके को रास्ता दिखाना, और जो खतरे में है खतरे से बाहर निकाल देना, यही तो मैं करता था। लेकिन कुछ जो दुष्ट आत्माएं थी, अब ये काम जो मैं करता था उनको पसंद नहीं आती थी। वो मुझे डराती थी, मुझे कष्ट देने की कोशिश करती थी। लेकिन मैं कष्ट का अब ऐसा परवाह ही नहीं करता था। मुझे लगता था कि कैसे भी करके मैं जिस इंसान का साथ दे रहा हूँ उसको मंजिल तक पहुँचा दूँ, उसको घर तक पहुँचा दूँ, और यही मैं करता हूँ। आखिरकार वो आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है। वो जो बाबा जी आए थे पड़ोस से, बहुत पूछने की कोशिश की कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव के रहने वाले हो, आपका मौत कैसे हुआ था, ये जो लोगों को बचाने का काम करते हो इसमें आपको क्या फल मिलता है। लेकिन बाबा जी कहें, मुझे फल का चिंता नहीं है, बस मुझे यही चिंता होती है कि कोई भी मनुष्य का जान जाए ना किसी दुष्ट आत्मा का हाथ हो, और वो मैं अपना कर्तव्य करता रहूँगा जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, मुक्ति नहीं मिल जाती है, और तब तक मैं इसी रोड पर मंडराता रहता हूँ। लेकिन मेरे एक सीमा रेखा है, मैं उस सीमा रेखा से बाहर जा नहीं सकता। वाकई में शेखर के शरीर से निकल चुके थे और शेखर जैसे आराम से सो गए थे। अब जो बूढ़े बाबा थे कहने लगे, अब इसको शेखर को आराम की ज़रूरत है, आप इसको सोने दो। जब सुबह शेखर अपने आप उठते हैं तो रात की घटना जितनी भी याद थी सब अब समझ कर के वो भी हैरान हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। लेकिन घर के लोग बताते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एक पुण्य आत्मा आपको अपने यहाँ तक घर तक लेके आई थी, आपके शरीर में प्रवेश करके। अब जो भी रात में बात हुई थी सब बात शेखर को बता दिया जाता है। शेखर को एहसास होने लगता है कि हाँ, ऐसा मैंने देखा था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाया था कि वो कोई पुण्य आत्मा है। मुझे लगा कि जैसे उस औरत ने अपना भेष बदला था और वो बोल भी रही थी कि ये दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है, इसके आगे ट्रक मत रोकना। मैं भी डर गया था, मेरे दिमाग में
वो जो सवाल बिठा दिया था, अब मैं उससे बाहर निकल नहीं पा रहा था। आज शेखर जी जब समझ जाते हैं कि वही पुण्य आत्मा उनको घर तक छोड़ने का काम किया था, उनके शरीर में प्रवेश करके आत्माओं से बचाने का काम किया था, तब हाथ जोड़ करके उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करते हैं। कहते हैं मैं आपको नाम नहीं जानता, लेकिन जो भी हो आप उस रात आपने मेरी मदद किया है। अब शेखर भी अब इस मामले में से बाहर निकल चुके थे, लेकिन डर लगता था कि कहीं फिर दोबारा ऐसा खेल ना हो जाए। आखिरकार जब 15-20 दिन हो जाता है, तब कब तक अपना घर में बैठे रहते हैं, उसी रोड पर फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। रात का वही पहर होता है आने जाने का, जब अपना ड्यूटी ख़त्म करके अब वो लौट रहे थे। जब उस एरिया में पहुंचते हैं जहां पर वो टूटी फूटी रोड थी, वहां पहुंचते हैं उनका कलेजा धक 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 डर के मारे कांपने लगता है। कहीं फिर औरत, वो बकरी का बच्चा आ गया, तब क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे वो रोड पार कर लेते हैं। आज जब आगे जाते हैं जहाँ पर वो बाबा पहली बार नज़र आए थे, वो बाबा खड़े हुए थे, वही वेशभूषा, वही हाथ में लकड़ी। जैसे ही बाबा को देखते हैं, अब ब्रेक लगा देते हैं, ट्रक से जल्दी से उतरते हैं और बाबा के पास जाकर के पैर को छूने लगते हैं। बाबा कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा पैर मत छुओ, मेरा पैर मत छुओ। लेकिन अगले पल जब देखते हैं, जैसे नज़र उठा के देखते हैं, बाबा अपना जगह पर थे ही नहीं, एकदम गायब हो गए थे। फिर से उनका शरीर जो है ना, कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शौक हो गए हैं। लेकिन समझ गए ये जो बूढ़े बाबा हैं, इनकी आत्मा है, इस रोड पर रखवाली करती रहती है, जो लोगों को प्रेतात्माओं से बचाने का काम करती है। इसके बाद वो कभी नहीं डरे। उनको लगा कि नहीं, डरना उचित नहीं है, हमारी तो रक्षा ये बाबा करते रहते हैं। आप कहते हैं शेखर, मैंने सालों साल बाबा को देखा है, कभी 3-4 महीने में कभी कभी नजर आते थे। आज जैसे मैं ट्रक रोकने का कोशिश करता था, फिर वो गायब हो जाते थे। मैं उनके पास पहुंच ही नहीं पाता था, उनसे मेरे को कुछ भी डर नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे हमारे घर का दादाजी थे, वैसे ही मुझे अनुभव होता था कि जैसे मैं उनके पास जा रहा हूँ ना, वो अपने हैं, मेरे अपने दादाजी हैं। मैं उनके चरण छूना चाहता था, आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन वो गायब हो जाते थे, मुझसे मिलने का मौका ही बिल्कुल छोड़ देते थे। एकदम समझ में नहीं आता कि कहाँ चले गए। शेखर जी बताते हैं कि 4 साल तक साल में 1-2 बार वो नज़र ज़रूर आते थे। हर बार मैं उनसे मिलने का कोशिश करता था, लेकिन वो जैसे ही लगता कि मैं ट्रक अपना रोक रहा हूँ, और जब मैं रोक भी देता था ना, तो वो गायब हो जाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, शेखर जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये चैनल है ना, ये आपका है, आपको इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं तो हर रोज़ चाहता हूँ कि इस चैनल पर आऊँ, आपको नई नई कहानियाँ सुनाऊँ, लेकिन थोड़ा आप भी तो कुछ काम कीजिए मेरे लिए, इस चैनल को बढ़ाने में अपनी योगदान दीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर करें। और फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।